गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी हिंदी रीडर क्लास 6 लेसन 10 हींग वाला। आज हम क्लास 6 का लेसन नंबर 10 हिंदी रीडर में हींग वाला पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पठन से पूर्व किसी देश की एकता को बनाए रखने के लिए उसके नागरिकों के मन में सर्वधर्म समभाव का होना जरूरी है। यानी अगर किसी देश की एकता को हमें बनाए रखना है तो उस देश के नागरिकों के मन के अंदर जो है वो सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों के प्रति समान भावना होनी चाहिए। हमारे देश में आरंभ से ही दूसरे धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना रही है, स्टार्ट से ही। हालांकि बीच बीच में कुछ लोग सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर लोगों के बीच फूट डालने का काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। यानी हमारा देश जो है वो शुरू से ही जो है वो सहिष्णुता की भावना अपनाने वाला देश है सभी धर्मों के प्रति। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले लोग आ जाते हैं जो फूट डालते हैं धर्म के नाम पर। तो ऐसे लोगों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। चर्चा करें और जीवन मूल्य ये आप स्वयं पढ़ेंगे। अम्मा हिंगवाला कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का आंगन में आकर रुक गया। यानी अम्मा नाम से पुकारते हुए एक हिंगवाला था, वो जो एक खान था यानी मुस्लिम था, वो 35 साल की उसकी लगभग उम्र थी। वो आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे धर दिया और मोलश्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। यानी एक खान आया, मुस्लिम व्यक्ति था जिसकी एज 35 साल के लगभग थी, और अम्मा हिंगवाला पुकारते हुए वो आंगन में आ गया और अपनी पीठ पर जो पीपा बंधा हुआ था, पीपे का मतलब होता है सामान रखने का एक गोल डिब्बा आता है, उसे बोलते हैं, नीचे धर दिया। और मोलश्री का मतलब होता है एक सदाबहार पेड़ जिसके फूलों की महक बहुत अच्छी होती है, इसे मोलश्री अथवा बकुल भी कहते हैं। उसके नीचे बने एक चबूतरे पर वो बैठ गया। भीतरी बरामदे में एक 9-10 बरस के बच्चे ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करते हुए बोला, अम्मा हींग ले लो। अम्मा हम अपने देश क्यों जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। यानी उस व्यक्ति ने कहा कि अम्मा हींग ले लो, मैं अपने देश को जाने वाला हूँ। कुं का मतलब को होता है, और बहुत दिनों के बाद लौटूंगा। सावित्री इस हमउम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। हमउम्र यानी बराबर उम्र वाला, तो उस व्यक्ति के लिए है ये। सावित्री उस हमउम्र यानी उस हींग वाले की बात को शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत ही रखी है खान, बहुत सी रखी है खान, यानी हींग तो बहुत सारी है। अभी 15 दिन तो हुए नहीं तुमसे हींग ली थी, यानी 15 दिन पहले ही तो तुमसे हींग ली थी, अभी तो बहुत सारी रखी हुई है। लगा खान ने सावित्री की बात सुनी ही न हो, यानी लेकिन ऐसा लगा कि सावित्री ने जो कुछ बोला वो खान ने नहीं सुना। उसी स्वर में बोला, हीरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है। बोहनी का मतलब होता है पहली बिक्री, यानी जब व्यक्ति कोई अपना व्यापार शुरू करने से पहले दिन में सबसे पहले जिस ग्राहक को अपना सामान बेचता है उसे बोनी बोलते हैं। तो वो कह रहा था कि हम तुम्हारे हाथ की बोनी मांगता है, एक ही तोला ले लो, पर लो ज़रूर, हम देकर जाएगा, यानी मैं देकर जाऊंगा, चाहे एक तोला ही क्यों न लूँ। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोल कर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी न पाई थी कि उसने फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख नहीं पाई, इतने में उसने एक डिब्बा सावित्री की तरफ खिसका दिया और कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा माँ, यानी मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगा, धोखा नहीं दूंगा, ये एक नंबर की हींग है, आप ये ले लो। सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर करूँगी क्या, ढेर सी तो रखी है, यानी मैं इतनी हींग का करूँगी क्या, पहले से ही मेरे पास बहुत सारी हींग पड़ी हुई है। खान, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने को आया है, घर है पड़ी रहेगी, यानी आपका तो घर है पड़ी रहेगी। फिर आज हम अपने काबुल को जाता है, यानी काबुल जा रहा हूँ मैं, खुदा जाने कब लौटेगा, यानी भगवान जाने अब कब लौटूंगा मैं। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए, यानी बिना कोई रिप्लाई सुने बिना,
हींग तोलने लगा। यानी सावित्री ने कुछ जवाब ही नहीं दिया और खान ने हींग तोलनी शुरू कर दी। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज़ हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, ज़बरदस्ती तोले जा रहा है। यानी ये ज़बरदस्ती तोल रहा है, बलपूर्वक तोल रहा है, इसलिए तुम लेना मत। जब खान ने हींग तोलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। यानी सबसे छोटे बच्चे ने कहा, जब खान ने हींग एक की एक पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रखी, तो उस बच्चे ने जो है वो हींग की पुड़िया खान की तरफ फेंक दी और कहा कि ले जाओ, हमें नहीं लेना है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न दे हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे की हुई खान, कितने रुपए की हुई खान? 6.25 आने पैसे अम्मा, खान ने उत्तर दिया। सावित्री ने 5 पैसे तोलने के भाव से 6.25 आने पैसे लाकर खान को दिए। खान सलाम करके चला गया, पर सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वे तीनों बहुत नाराज़ थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को इतने पैसे दिए हैं, अभी हम मांगे तो कभी न दे। सबसे छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 6 साल के लगभग थी, बोला, भैया मांगो तो भला माँ से पैसे, फिर हम लोग मलाई की बर्फ़ खाएंगे। यानी मलाई की बर्फ़ खाएंगे, माँ से पैसे मांगो। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही 6.25 आने पैसे दे दिए हैं, हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। इसके आगे कुछ कहने का साहस न हुआ, पर छोटे के कानों में तो मलाई की बर्फ़ वाले की आवाज़ गूंज रही थी। मलाई की बर्फ़, ठंडा बर्फ़, यह आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। वह माँ से बिगड़ कर बोला, यानी थोड़ा गुस्से में बोला, दो माँ, 6 आने हमको भी दो, हम बिना लिए न रहेंगे, हम भी लेकर रहेंगे बर्फ़। लड़की, जिसकी उम्र 8 साल की थी, बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे न मांगो, वो तुम्हें नहीं देगी। उनका बेटा तो वही खान है, हम लोग नहीं हैं। यानी उस बच्ची ने भी एक व्यंग्य के रूप में कहा कि तुम अम्मा से पैसे मत मांगो, हमें अम्मा नहीं देंगी, हम अम्मा के बच्चे थोड़ी हैं। अम्मा का बच्चा तो जो है वो हींग वाला खान है, उसको तुरंत दे दिए। सावित्री को इन बच्चों की बातों से हंसी आ रही थी। उसने हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो चलो, बड़ी बात बनाने लगे हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं, खान को दिए, हमें भी दो। सावित्री ने कहा, खान ने पैसों के बदले हींग दिए, तुम क्या दोगे? तो छोटा वाला बोला, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा अच्छा, चलो पहले खाना खाओ, फिर मैं 1 रुपया तुड़ाकर तीनों को 6-6 आने दूंगी। यानी 1 रुपये के छुट्टे करवाकर 6-6 आने तीनों को दे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगा, 1 रुपये में 16 आने, 6 आने रतन लेगा, 6 आने मुन्नी लेगी। छोटे के लिए तो 4 ही आने बचे। यानी 1 रुपये में जो है टुकड़े करते हैं तो 16 आने होते हैं, और 16 आने को जब 3 में बांटते हैं तो 2 बच्चों के पास तो 6-6 आने आते हैं, जबकि एक बच्चे के पास 4 आने ही बचेंगे। छोटा बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं 6 आने लूँगा, और दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी 4 आने पैसे स्वयं लेना न स्वीकार कर लेती। हालांकि छोटा बच्चे के हिस्से में 4 आने आ रहे थे तो वो लड़ने लग गया, लेकिन मुन्नी ने 4 आने लेने स्वीकार कर लिए, इसलिए उनमें झगड़ा नहीं हुआ। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली भी आई। शहर में कहीं भयंकर रूप से दंगा हो गया, बहुत से लोग मारे गए। इन मरने वालों में 2 खान भी थे। यानी जो दंगे में लोग मरे उनमें 2 खान थे। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया, यानी हींग वाला खान तो नहीं मरा इनमें। फिर सोचती, मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। परंतु न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ ही जाया करती। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मोलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। सावित्री को आवाज़ सुनाई दी कि उसके पति जो है वो किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं कि क्या काम है, अंदर नहीं जाना है, यहाँ आ जाओ। उत्तर मिला, हींग है, हींग, हीरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था बोलते हुए।
खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों बाद आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई, यानी बहुत टाइम लगा दिया तुमने। हींग तो कब की खत्म हो गई। खान, देश को गया था, देश को गया था अम्मा, परसों तो लौटा ही हूँ। परसों यानी परसों ही लौटा हूँ। सावित्री, यहाँ तो आपस में बहुत जोरों का दंगा हो गया है, यानी यहाँ पर तो दंगा हो गया है। खान, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। खान ने कहा, हाँ मैंने भी सुना कि यहाँ पे दंगा हो गया है, लेकिन लड़ने वाले लोगों के अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं है। सावित्री, खान, दंगे की बात सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? यानी तुमने जब दंगे के बारे में सुन रखा है, फिर तुम हमारे घर पे क्यों आ गए? तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी अम्मा से डर हुआ है जो मुझे होता? यानी खान भी अपने आप को उस अम्मा का बेटा मानता था सावित्री का। उसने कहा, क्या बेटे को अम्मा से डर हुआ है, माँ से? और उसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांक हींग तोलकर सावित्री को दे दी। छटांग का मतलब एक शेर का 16वां भाग, एक शेर का 16वां हिस्सा तोलकर दे दिया। चिल्लर दोनों में से किसी के पास नहीं थे। चिल्लर का मतलब खुले पैसे, न तो सावित्री के पास थे और न हींग वाले के पास थे। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा कहकर सावित्री को सलाम करके चला गया। यानी खान ने पैसे नहीं लिए, उसने कहा छुट्टे नहीं है तो मैं फिर आकर ले लूँगा। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है। शहर में पहले झगड़ा हो ही चुका था, अभी किसी प्रकार के झगड़े की आशंका नहीं थी। आशंका का मतलब हो गया भय या खतरा नहीं था। शहर में सब जगह पूर्ण शांति थी। हिंदू झगड़े में होली सार्वजनिक रूप से न जला सके थे, यानी झगड़ा होने के कारण सार्वजनिक रूप से हिंदू लोग है वो होली नहीं जला सके थे, इसलिए भरे तो बैठे ही थे, यानी वो गुस्से में तो थे ही। दशहरा वे दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। दशहरे को बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ मनाना चाहते थे। हिंदुओं में खूब उत्साह था। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। किसी प्रकार के दंगे की आशंका न होते हुए भी सावधान रहने की ज़रूरत थी, यानी दंगे की आशंका तो नहीं थी, फिर भी सावधान और सतर्क रहना ज़रूरी था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे, हम भी जुलूस देखेंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से कुछ भीरू थी। भीरू का मतलब हो गया डरपोक, यानी सावित्री जो है वो स्वभाव से डरपोक थी। फिर भला वह बच्चों को जुलूस देखने कैसे भेज दे जबकि उसके पति भी घर में नहीं है। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने प्रलोभन दिए, यानी बच्चों को पैसों का लालच दे दिया, खिलौने का दे दिया, सिनेमा का दे दिया, और भी बहुत सारे लालच दिए, पर बच्चे न माने सो न माने। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बेहद उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा, भेज दो न माँ जी, मैं भी तो दिखाकर लिए आता हूँ, यानी मैं दिखा कर ले आऊँगा। मोहल्ले के और भी तो लोग गए हुए हैं और मोहल्ले के बहुत से लोग भी गए हुए हैं और मैं दिखा कर ले आऊँगा। अब बच्चों ने और भी जोर पकड़ा। उनका एक समर्थक भी तो बन गया था, जो नौकर था श्यामू, वो भी उनका समर्थक हो गया। लाचार इच्छा न होते हुए सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना ही पड़ा, परंतु उसके बार बार श्यामू को ताकीद कर दी कि दिन रहते ही बच्चों को लेकर लौट आए। यानी उसने बार बार श्यामू से ये निवेदन किया कि शाम होने से पहले पहले है वो बच्चों को लेकर आ जाना है। बच्चे तो खुशी खुशी काली का जुलूस देखने गए और इधर बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री के प्राण जैसे मूर्छा से गए, यानी वो एकदम उदास सी हो गई। अब वह थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा। बच्चों के भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी, किंतु देखते ही देखते दिन ढल गया, अंधेरा बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन न बाहर। वह घबराई हुई बच्चों को भेज देने की अपनी मूर्खता पर पछताती हुई कभी भीतर कभी बाहर आती, यानी वो अपने आप जो बच्चों को भेजने की मूर्खता उसने की थी उस पर पछताती हुई अंदर बाहर आती जा रही थी। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर गई, उन आदमियों से पूछा, ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया न? तो एक आदमी, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा, कहता हुआ आगे बढ़ गया। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए, यानी वो एकदम जैसे मूर्छित सी हो गई, बेहोश सी हो गई। इसी समय कुछ लोग तेजी से जाते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन लोगों ने कहा, दंगा हो गया है, माँ अंदर जाओ। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक
से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के 1 लड़की, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगी। यानी 2 लड़के और 1 लड़की, ये 3 मेरे बच्चे हैं, मेला देखने गए थे, उनकी खबर ला दो, मैं मुँह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, कहा हम तुम्हारे बच्चन का पहचानित है माँ जी, यानी क्या हम आपके बच्चे को पहचानते हैं? फिर जान से प्यारे कुछो नहीं होते, फिर हम जाएं, हमारी जान चली जाए तो जान से प्यारा किसी को कुछ नहीं होता। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला वे देहाती मेरे बच्चों को खोजते भी कैसे? वो कोई जानते थोड़ी हैं। उनसे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना ही भूल थी, पर करे भी तो क्या करे, आखिरकार माँ है तो। साल भर के गोद के बच्चे को न तो वह छोड़कर ही जा सकती थी और न ही साथ लेकर जा सकती थी। मोहल्ला पड़ोस में भी ऐसा कोई नहीं जिसे वह भेज दे। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था, आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना न भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। यानी बच्चे तो जिद करते हैं, पर भेजना और न भेजना तो उसके बस की बात थी। अगर वह न भेजती तो क्या बच्चे ज़बरदस्ती चले जाते? अगर नहीं भेजती तो बच्चे नहीं जाते। सावित्री पागल सी हो गई। उसे रह रहकर लाशों के बीच अपने बच्चों की तड़पते बच्चे भी तड़पते दिखाई पड़ते, यानी वो बेचैन सी और पागल सी हो गई। उसे लाशों के बीच में अपने बच्चे तड़पते दिख रहे थे। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देव देवता मना डाले, यानी बच्चों की कुशल क्षेम के लिए, सलामती की प्रार्थना के लिए उसने सभी देवी देवताओं को मना लिया। शोरगुल बढ़कर शांति हो गई। शोरगुल बढ़ गया था और वो शांत भी हो गया था। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली। नीरवता का मतलब होता है चुप्पी या शांति। डर के मारे जो शांति होती है वो बढ़ चली थी, पर उसके बच्चे लौट कर न आए। अब शायद उसके बच्चे लौट कर न आएंगे। सावित्री हताश होकर सोए हुए बच्चे के पेताने जाकर गिर सी पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। सावित्री हताश यानी एकदम से निराश हो गई और उसे लगा कि अब बच्चे नहीं आएंगे, और वो अपने सबसे छोटे बच्चे जो सोया हुआ था उसके पेताने यानी पैरों की तरफ जाकर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो, और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, अम्मा। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी है, और उसे एक स्वर सुनाई दिया, चिर परिचित यानी जाना पहचाना बहु दिनों से, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा कि उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। उसने देखा कि तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो, अभी समय अच्छा नहीं है। बच्चे दौड़कर उसने देखा कि उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं है अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर न भेजा करो। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है, दंगा होते ही शामू तो हमें छोड़कर भाग गया था, खान ने ही हमें बचाया, नहीं तो आज हम भीड़ में मारे जाते। सबसे छोटे बच्चे ने कहा कि अम्मा खान है वो बहुत अच्छा है, दंगा जब शुरू हुआ तो जो घर का नौकर गया था साथ में दिखाने के लिए, तो वो दंगा शुरू होते ही वहाँ से भाग गया हमें छोड़कर। ये तो खान वहाँ था जिसने हमें बचा लिया वहाँ पर, और नहीं तो हम वहाँ पर जो है वो उस भीड़ में मर जाते। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से हींग लेने दोगे न? तो सावित्री ने बच्चों से पूछा, अब तो खान से हींग ले सकती हूँ, क्योंकि बच्चों ने मना किया था खान से हींग लेने के लिए। तीनों बच्चों ने एक साथ कहा, एक स्वर में कहा, हाँ हाँ ज़रूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है भाई। तो ये यहाँ पर लेसन समाप्त हुआ। इस लेसन से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिली है कि हमें जो है वो सर्वधर्म समभाव की भावना का सम्मान करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, सभी धर्मों के प्रति आदर और सत्कार करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब जो है वो आपस में भाई भाई होते हैं, हमें धर्म के आधार पर बांटना नहीं चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, और सभी धर्मों का मन से सम्मान करना चाहिए। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप इस लेसन को अपनी बुक में रीड करेंगे। इस लेसन से रिलेटेड जो भी बुक और नोटबुक पार्ट का वर्क होगा वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।